एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फेब के करंट अफेयर्स। तो 3 फरवरी के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमने ढूंढा है कि कैसे आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम लाइनअप है और पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। लेकिन लगातार कंप्यूटर से पढ़ने में, लैपटॉप से पढ़ने में या मोबाइल फ़ोन से पढ़ने में आपको आंखों में इरिटेशन होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप हार्ड कॉपी से उसे पढ़िए। हार्ड कॉपी, जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे हार्ड कॉपी से पढ़ना ज़्यादा आसान लगता है एज कंपैरिजन टू सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर देखिएगा, एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है, विच इज़ कि हमारी जो ईयर बुक है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इसके प्री ऑर्डर दे सकते हैं और 10 फरवरी तक आप इसके फ्री ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, बुक यूर कॉपी नाउ। और शिपिंग जो है वो 15 फरवरी से आपको स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्डर करने के लिए आपको perchamstore.in पे जाना पड़ेगा और मात्र इसकी प्राइस आप देखिए कि 365 रुपीज़ है। और आप 2023 का जो एडिशन है ईयर बुक का, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के सारे अपडेट हैं, उनको आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हार्ड कॉपी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो उन सब का सॉल्यूशन ये है कि आप अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए और 15 फरवरी से जो है शिपिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लियर इतनी चीज़ें? चलिए, perchamstore.in पे आप विजिट कर लीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं। इसके अलावा देखिएगा, हमें पता है कि 1 फरवरी को हमारा बजट आया था और 31 ऑफ जनवरी को क्या आया था, हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जो प्रॉपर हाईलाइट्स हैं उनके साथ। और ये वीडियो आपको परचम वॉल्यूम 2 पे मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? परचम वॉल्यूम 2 पे मिलेगा। अब बात करते हैं बजट। आने वाले जितने भी एग्जाम में वहाँ पे आपको क्वेश्चन बजट में अलग अलग स्कीम, जैसे गोवर्धन का फुल फॉर्म पूछ लेगा, मिस्ट्री का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है ना, सप्तऋषि में क्या क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, एटसेट्रा। तो वो सारे जो हाइलाइट्स हैं, जो नया आपका टैक्स रिजीम है, सारा कुछ बातें मैंने यहाँ पे 1 फरवरी का जो आपको बजट आया था उसमें कवर किया है। अब आप बजट कहाँ से देखेंगे? तो जो हमारा ओरिजिनल जो चैनल है ना, परचम क्लासेस में आपको यूट्यूब पर जो है वो बजट मिल जाएगा। तो आप परचम वॉल्यूम 2 से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं और परचम क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उससे आप बजट स्टडी कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। राइट, इतना मामला क्लियर है आपको? तो आइए आज के हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं उड़ीसा के वीके पांडियन, जिन्हें FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। सो ओडिशा वीके पांडियन ऑनर्ड विद FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023। क्यों दिया गया है वो हम समझते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, है ना, पटनायक साहब जी, उनमें एक प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब जो उनके मुख्य सचिव हैं, वो हैं आपके वीके पांडियन। इन्होंने प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से, जो अभी हमारा FIH हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था भुवनेश्वर में, उसको होस्ट करवाया। ठीक है, जिसमें जर्मनी की जीत हासिल हुई है, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को प्रॉपरली कंडक्ट कराने के लिए, होस्ट कराने के लिए, और इसके पहले भी कई सारे हॉकी टूर्नामेंट को इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया है। He successfully organized other hockey tournament like a Champion Trophy, Hockey World League and the FIH Pro League। तो इन सारे टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए इन्हें FIH प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग द 47th FIH कांग्रेस। तो याद रखेंगे कौन है ये? VR पांडियन जी जो हैं वो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा के, मुख्य सचिव के रूप में काम करते हैं। तो याद रखेंगे कि इन्हें FIH प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है और क्यों मिला है। अब ये जो है, ये न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद की जो अगली स्लाइड है ना, वो तो एकदम मतलब कमाल है। ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। हु इज द हेडेड ऑफ कमीशन फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC? तो OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस में कई सारी सब कैटेगरी होती हैं। तो उन सब कैटेगरी को अलग अलग करने के लिए कितनी नई कैटेगरीज हैं, कितनी पुरानी कैटेगरीज हैं, कौन सी डेंजरस कैटेगरी है, मतलब जो कि एक्सटेंट हो रही हैं, या बहुत कम तादाद है, कम संख्या है, या हाई रिस्क पे है, तो इन सब के लिए कमीशन बनाया जाता है। तो OBC के उप वर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस जी रोहिणी। जस्टिस जी रोहिणी जो है वो सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन के जो है वो प्रमुख है या कमीशन के हेड है। ठीक है, इनका टेन्योर फर्दर एक्सटेंड किया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये 14th नंबर का एक्सटेंशन है। ये किस नंबर का एक्सटेंशन है?
14वें नंबर का एक्सटेंशन है और इस एक्सटेंशन को अनाउंस किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अनाउंस किया है। अब ये जो कमीशन सेटअप किया गया था ये 2017 में, अक्टूबर 2017 में कमीशन को सेटअप किया गया था और जस्टिस जी रोहनी का जो है वो 14th नंबर का एक्सटेंशन है। अब बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिएगा जो 1955 था, तो 1955 में पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को सेटअप किया गया था अंडर काका साहेब कालेकर। ठीक है, तो काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में एक कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1955 में। और इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि हमारे देश में 2399 बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनमें से 835 ऐसी क्लासेज हैं जो कि बहुत ही अधिक ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में आती हैं। सेकेंड नंबर का जो आपका कमीशन सेटअप किया गया था वो था मंडल कमीशन। मोरारजी देसाई जी की जब गवर्नमेंट थी ना, उस समय बना था मंडल कमीशन 1979 में। इन्होंने ही तो 27 रिजर्वेशन की बात ओबीसी के लिए की थी। ठीक है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3743 कास्ट जो है हमारे देश में वो बैकवर्ड आती हैं। ये बात यहाँ पे बताई थी और हमारे टोटल पॉपुलेशन का 52% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस है। ठीक, अगली बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हमने बेसिकली 1993 के एक एक्ट से तैयार किया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 से हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में सेटअप किया था। चूंकि एक एक्ट के जरिए से बनाया गया था तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, कैसी बॉडी थी? एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी। लेकिन बाद में हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 102 नंबर का 102वें नंबर का जो है संविधान में संशोधन कर दिया और जिसके अंतर्गत हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैच्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कि संविधान के किसी आर्टिकल में मेंशन होती हैं, जबकि स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के जरिए बनती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना, तो ये आपकी क्या हो गई? स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई। वैसे ही अगर इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 3 to 4 में है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तो मेंशन है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसे बना दिया गया था 2018 में सेकेंड नंबर 102 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये बातें आपको आर्टिकल 338B में मिल जाएंगी। ठीक है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं इसमें एक आपके मतलब 5 मेंबर होते हैं, इसमें एक चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और 3 अलग मेंबर्स होते हैं जिनका टेन्योर 5 साल का होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे युजवेंद्र चहल के बारे में। ये दिख रहा है, इनको आपने कई बार खेलते हुए भी देखा होगा। बिकम हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री। तो T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में सबसे अधिक मात्रा में विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं? चहल बन गए हैं। रिसेंटली लखनऊ उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये गेम खेल रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 इंटरनेशनल चल रहा था, उस मैच में इन्होंने इस लैंडमार्क को अचीव करने का काम किया है। इन्होंने 75 मैचेस में 91 विकेट लिए हैं, तो फर्स्ट नंबर पे पहुंच गए हैं चहल जी। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार है। इन्होंने 87 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 90 विकेट लेने का काम किया है। और थर्ड नंबर पे है आर अश्विन। थर्ड नंबर पे आर अश्विन का नंबर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं गिनी के बारे में। तो आपको गिनी जाने के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप इक्वेटर के पास देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक छोटा सा देश जिसका नाम है गिनी और इसकी कैपिटल है मलाबो। मलाबो, गुलाबो, मलाबो, ठीक है ना। सो मलाबो इसकी कैपिटल है। अब यहाँ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। तो कोई भी देश का कोई पहला बन जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए बात करेंगे मैनुएला रोकाबोटी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गिनी। तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुनी गई हैं? मैनुएला रोकाबोटी चुनी गई हैं। ठीक है, इसके पहले एज अ एजुकेशन मिनिस्टर भी ये सर्व कर चुकी हैं। इन्होंने गवर्नमेंट को 2020 में ज्वाइन करने का काम किया था। इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रांसिस्को पासुकल ओबामा एशू को रिप्लेस करने का काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम रीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं हमारे लिए, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इंडिया मेंस हॉकी टीम चीफ
कोच ग्राहम रीड रिजाइन। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दिलीप तिर्के को दिया है। और दिलीप तिर्के जो है वो हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट है, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, ये ग्राहम रीड कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के पर्सन थे और हमारी भारत की जो मेंस हॉकी टीम है उसके कोच थे। इन्होंने इसे जो है वो अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। जो वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ जिसमें जर्मनी जीता है बेल्जियम को हराकर भुवनेश्वर में, उसके कंक्लूड होने के बाद, वर्ल्ड कप के कंक्लूड होने के बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अच्छा, जब ये कोच थे तो भारत ने यहाँ पे दो मतलब कीर्तिमान स्थापित किए हैं, या भारत ने जो दो अचीवमेंट किए हैं। तो कौन से दो अचीवमेंट किए थे? तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था, जो कि 2021 में कंडक्ट कराया गया था, सो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल टीम को जितवाया था। तो ब्रोंज मेडल हमारी हॉकी टीम ने जीता था। हमारी हॉकी इंडिया टीम के मेंस टीम के ये कोच के रूप में 2019 में चुने गए थे। इसके अलावा इन्होंने सिल्वर मेडल जीतने में हमारी मदद की थी कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि बर्मिंघम में खेले गए थे। ठीक है, और FIH प्रो लीग में भारत की पोजीशन 3rd नंबर में थी 2021-2022 में। ओके, सो ग्राहम रीड का नाम आपको याद रखना है कौन थे। अगले पर्सन हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो है KV तिरुमलेश। तो जाने माने एक राइटर KV तिरुमलेश जी का निधन हो गया है। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2016 में दिया गया था इनके पोयम कलेक्शन के लिए, और इनके पोयम कलेक्शन का नाम क्या था? अक्षय काव्य। अक्षय काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2016 में दिया गया था। तो क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा कि KV तिरुमलेश जिनका निधन हो गया है वो किस फील्ड से थे? तो आंसर हो जाएगा एक राइटर। नेक्स्ट, तो ये वो सारे पर्सन जो न्यूज़ में थे, जिस भी रीज़न से थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ स्टेट और नेशनल की न्यूज़ बात करेंगे, फिर हम डिफेंस की न्यूज़ पे भी चर्चा करने वाले हैं। याया तोशो, याया तोशो, ठीक है, लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई। तो लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो याया तोशो लेक बन गई है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इस लेक को बनाया गया है। ठीक है, और इस रेजोल्यूशन को जो विलेज स्टेक होल्डर हैं और सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के अंदर साइन किया गया है। अब बेसिकली इस लेक के बारे में बताएं तो ये लेक काफ़ी अधिक ऊंचाई पे है, लगभग 4820 मीटर की ऊंचाई पे लद्दाख में ये लेक सिचुएटेड है। और ये बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जानी जाती है। बर्ड्स पैराडाइज मतलब पक्षियों के लिए स्वर्ग, जहाँ पे पक्षी आते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है ना, हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है हमारे देश की। ब्लैक जो ब्लैक नेक्ड क्रेन होते हैं ना, सारस आप बोल सकते हैं, आई थिंक क्रेन को सारस ही बोलते हैं। तो ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है उनके लिए भी एक हाईएस्ट यहाँ पे आप बोलेंगे कि ब्रीडिंग पॉइंट है ये। ठीक है, और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है उसको फंडेड किया जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। नेक्स्ट है असम कैबिनेट। देखिएगा, मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया वो तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अब ये वो दौर चल रहा है, इस पूरे फरवरी में आपको अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके बजट भी सुनने को मिलेंगे। अब सारे राज्यों के तो मैं बजट आपको नहीं बता सकती कि 28 राज्यों के मैं आपको बजट पढ़ाने बैठ गई, नहीं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे इतना ज़रूर करना है, अगर आपको स्टेट एग्जाम देते हैं तो स्टेट एग्जाम में स्टेट का करंट अफेयर्स और स्टेट की न्यूज़ पूछी जाती है, तो आपको अपने राज्य का जब भी बजट अनाउंस होता है तो वो आपको डेफिनेटली पढ़ना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ स्टेट फ्लोरिकल्चर मिशन विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़ कवरिंग 20,000 फार्मर्स। तो किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा 20,000 किसानों को शामिल करते हुए 150 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? सॉरी, इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है फ्लोरिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? आपको फूलों को लगाना है, फूलों की खेती करना है, तो वो आपका फ्लोरिकल्चर मिशन होता है। तो असम कैबिनेट को हेड कर रहे थे, आप देखेंगे, CM हेमंत विश्व शर्मा, और उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ का किया गया है। और यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया है, जो फ्लोरिकल्चर मिशन के अंतर्गत फ्लावर्स का जो कल्टीवेशन है, जो फूलों की खेती होती है, उसके एरिया को एक्सपांड करना है। इसके एरिया को 2200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3288 हेक्टेयर करना है विद इन 3 ईयर्स। तो 3 सालों का टारगेट है कि फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। अभी फूलों की खेती 2200 हेक्टेयर में होती है, इसको बढ़ाकर 3200 हेक्टेयर करना है 3 सालों में। इसके लिए बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे नया राजभवन भी तेजपुर में बनाने के लिए मतलब CM सेक्रेटरी बनाने की बात हो रही है यहाँ पे डिब्रूगढ़ में, और नए राजभवन की बिल्डिंग तेजपुर में बनाने की चर्चा भी की जा रही है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि ये 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी प्रोग्रेस रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश की जाती है और ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देती है। तो ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये आपका एनएसओ पब्लिश करता है। कौन पब्लिश करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगभग 50 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत रजिस्टर है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में या उसके पहले फाइनेंशियल ईयर में, है ना, सरकार इन प्रोजेक्ट को कितने तरीके से कंप्लीट कर पाई है, इनके प्रोजेक्ट का जो टारगेट है वो कितना अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ है, मतलब जो सरकार के प्रोजेक्ट है वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, इन सब का डेटा ये प्रोवाइड करने का काम करती है। और अगर अचीवमेंट आपका 80% से कम है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो उसको पुअर कैटेगरी में लाया जाता है। अगर सरकार के जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं और उसका टारगेट बिलो 80% अचीव हुआ है तो उसे पुअर कैटेगरी में एनएसओ डिक्लेयर करता है। तो आइए हम कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं। अभी जो एनएसओ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये जो टीपीपी प्रोग्राम है मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम, तो इसको 1975 में लॉन्च किया गया था और 2 बार इसको रिवाइज भी किया जा चुका है, 1982 में और 1986 में। ठीक है, इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य होता है कि गरीबी को हटाना है, क्योंकि 1975 गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी, देख लेना बायोग्राफी। तो गरीबी हटाना है और जो ग्रामीण एरिया है उनके लोगों का इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर आती है। तो यहाँ पे एनएसओ ने हमें बताया है अपनी इस रिपोर्ट में कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ओनली 41% ऑफ द फिक्स टारगेट वॉज कम्प्लीटेड इन 2022-3। तो केवल 41% फिक्स टारगेट को यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। हमारा यहाँ पे उद्देश्य था 1,25,000 1,25,000 किलोमीटर की रोड को कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन हमने केवल 45,945 किलोमीटर की रोड्स को ही कंप्लीट किया है। चलिए अब बात करेंगे D4 सिस्टम के बारे में। ये दिख रहा है आपका D4 सिस्टम। अभी हमारी रिपब्लिक डे की परेड थी ना, उसमें इसको दिखाया गया था। ठीक है, और अब हमारा जो एरो इंडिया शो होगा 2023 में बेंगलुरु में, उसमें भी इसको शोकेस किया जाएगा। तो बेसिकली ये बला है क्या, ये चीज़ क्या है, कौन बनाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो सब हम जान लेते हैं। ओके, सो D4 ड्रोन सिस्टम टू बी शोकेस्ड एट एरो इंडिया 2023। तो एरो इंडिया 2023 जो कार्यक्रम जो होना है, प्रोग्राम होना है, वो बेंगलुरु में होना है। कहाँ होना है? बेंगलुरु में होना है। और इसमें D4 ड्रोन सिस्टम को शोकेस किया जाएगा। अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे की परेड में भी इसको शोकेस किया गया था। D4S भी बोला जाता है इसे, ड्रोन डिटेक्ट, डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। ये भारत का पहला पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मतलब इंडिजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसको इंडियन आर्म फोर्स में इंडक्ट किया गया है। मतलब भारत का पहला पूरी तरीके से मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम है। एंटी ड्रोन सिस्टम है मतलब इसके रेडियस में अगर इसको कोई ड्रोन मिलता है तो उस ड्रोन को वो हिट कर देगा, ड्रोन को गिरा देगा। और हमारी बॉर्डर्स में इस तरीके के सिस्टम की ज़रूरत है। जो अभी पिछले कुछ समय में जो आपको एक्टिविटी हमारे बॉर्डर एरियाज में दिख रही है कि हमको कई सारे ड्रोन्स देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल ऐसी जगहों पे ऐसे D4 सिस्टम की ज़रूरत है। इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चर करने का काम हमारी BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब इस D4 सिस्टम में क्या होता है, ये डिटेक्ट कर सकता है और जैम कर सकता है माइक्रो ड्रोन को। इसके अलावा लेज़र की सहायता से ये उस टारगेट को टर्मिनेट भी कर सकता है। तो ये खास बातें होती हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली इसकी जो रेडियस है ये 3 किलोमीटर की है। इट कैन डिटेक्ट एंड जैम माइक्रो ड्रोन्स एट द डिस्टेंस ऑफ अप टू 3 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें DRDO का RF ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का यूज़ ये करता है। ड्रोन मतलब अब इस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करके ये ड्रोन को डिटेक्ट करने का काम करता है और उसे जैम करने का काम ये बेसिकली करता है। अब एरो इंडिया जैसे कि कहा कि बेंगलुरु में होना है और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है, अच्छा मैंने कल आप लोगों को कोलकाता बुक फेयर के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि 46 नंबर का कोलकाता बुक फेयर शुरू हो गया है और इसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। और हमारी जो मतलब थीम है या कह सकते हैं कि फोकल कंट्री है या फोकस कंट्री है, वो कौन सी है? स्पेन है। ये बात मैंने कल आपको करंट अफेयर्स के सेशन में बताई थी। तो हम कुछ कर रहे हैं तो बदले में हमें कुछ मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 2025 में जो मैड्रिड मतलब स्पेन में इंटरनेशनल बुक फेयर होना है, उसके लिए थीम कंट्री इंडिया को चुना गया है। मतलब हम तुमको थीम बनाते हैं, तुम हमको थीम बनाओ,
बात क्लियर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो एम्बेसडर है स्पेन के टू इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का जो थीम कंट्री होगा वो भारत होगा, ठीक है, जिससे दोनों देशों के बीच के जो ऑथर्स हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप को शुरू किया जा सके, ये इसका टारगेट या एम है। नेक्स्ट है, अब हमारे देश का तो बुक फेयर हमने देख लिया, अब हम अपने पड़ोसी की बुक फेयर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, बेसिकली है ना, मेले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना इनॉग्रेट एकुशे बोई मेला, एकुशे बोई मेला, ठीक है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एकुशे बोई मेला का उद्घाटन किया है, कहाँ पे, ढाका, ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। बिगेस्ट बुक फेयर है ये बांग्लादेश का, जिसके लिए थीम क्या है यहाँ पर, जिसके लिए थीम क्या है, पोरो बोई गोरो देश, बगबंधु बांग्लादेश, रीड बुक्स, बिल्ड द कंट्री एंड कंट्री ऑफ बगबंधु ड्रीम। तो ये इसकी बेसिकली थीम है। और यहाँ पे बांग्ला एकेडमिक अवार्ड 2022 भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। जब करेंसी की बात हो रही तो हमें ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पे भी चर्चा करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी में अभी तक क्या था, जैसे हमारे करेंसी जो होती है उसमें तो महात्मा गांधी जी का फोटो है, वैसे ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है उसमें आप देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का फोटो था, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने अनाउंस किया है कि हम इस फोटो को, इस पोर्ट्रेट को यहाँ से अलग कर रहे हैं $5 के बैंक नोट से, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है। ये बात रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अनाउंस की गई है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का जो फोटो है वो हटाया जा रहा है $5 के बैंक नोट से, और इसमें अब नई इमेज किंग चार्ल्स III की नहीं आएगी, कोई इंडिजीनियस डिज़ाइन जो कि ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को शो करता होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट का फोटो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा, ठीक है। किंग्स चार्ल्स III जो है वो ब्रिटिश मोनार्क हैं अभी, इज द हेड ऑफ स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड 12 अदर कॉमनवेल्थ रीजन्स आउटसाइड द यूके। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है आई थिंक ये, अल्केश कुमार शर्मा इनॉग्रेट G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल। तो अल्केश कुमार शर्मा कौन है, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं मैत्री डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने G20 देशों के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज और ड्रिल की शुरुआत की है, जिसमें 400 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर एक्सरसाइज रन होगी, नई दिल्ली में, ठीक है। इतनी चीज़ें, तो 12 कंट्री से यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पे फाइनेंस, एजुकेशन, टेलीकॉम, पोर्ट, शिपिंग, एनर्जी और अलग अलग रीजन में वर्चुअली मोड पर पार्टिसिपेशन दिखाया जाएगा। ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज और ड्रिल है इसको हाइब्रिड मोड, मतलब फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में कंडक्ट कराया जाएगा बाय द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करा रहा है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। क्यों कंडक्ट हो रही है, तो कंडक्शन का पहला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है काउंटरिंग साइबर अटैक। आपने देखा है पिछले कुछ सालों में साइबर अटैक की संख्या बढ़ी, तो उन्हें काउंटर करने के लिए एक रोबस्ट नेटवर्क तैयार करना है और खुद को तैयार करना है, इसलिए ये एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पर एक्सरसाइज दो अलग अलग फोकस एरिया में होगी, अलग अलग थीम के साथ होगी। फर्स्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज फोकस ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे थीम है सिनर्जी टू काउंटर ग्लोबल साइबर क्राइसिस। दूसरा जो सेकेंड टेबल टॉप एक्सरसाइज है एंड ऑपरेशनल ड्रिल है उसको डिज़ाइन किया है CISO ने, ठीक है, जिसकी थीम है बिल्डिंग कलेक्टिव साइबर रेजिलेंस, ओके है। अब कुछ बातें हैं, शॉर्ट न्यूज़ है, जैसे मिस्टी, बजट में मैंने मिस्टी के बारे में बताया था आपको, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है, ये मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च किया है अभी बजट में। इसके अलावा यहाँ पे आप बात करेंगे 5,300 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी अपर भद्र प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में इस प्रोजेक्ट की मदद से पीने योग्य पानी मिल पाएगा और इरिगेशन में फायदा होगा। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजित डोभाल। US काउंटर पार्ट जैक सुलिवन लॉन्च द US इंडिया इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन वॉशिंगटन। तो यहाँ पे ICET क्या होता है, ICET का मतलब है US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये ICET की शुरुआत यहाँ पे वॉशिंगटन DC में की गई है। इंडिया अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत दिसंबर 2023 में करेगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था।
अब बजट में यहाँ पे आप देखेंगे रेलवे का जो बजट आया है वो 2.40 लाख करोड़ का बजट रेलवे का है। पूरी बातें आपको रेलवे के पूरी बातें आपको कंप्लीट बजट में मिल जाएंगी। खेलो इंडिया के लिए जो बजट रखा गया है वो 723.97 करोड़ का रखा गया है। और फर्स्ट 7 डे जो फेब के हैं, पहले स्टार्टिंग के 7 दिन है, मतलब 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक जो है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो 1 से लेकर 7 फरवरी तक कौन सा दिन मनाया जाएगा? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी डे के रूप में या हार्मोनी वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर? तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएटेड है, मतलब जिनको मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आपको रीजन समझ में आ जाएगा क्यों। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस 31st फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इन न्यू दिल्ली। व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन वीमेन सेलिब्रेटेड? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस में द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया नई दिल्ली में। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये फाउंडेशन डे जो है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का कब मनाया जाता है? तो 31st फाउंडेशन डे था, 31st को ही मनाया, 31 जनवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे थीम आप देख सकते हैं, तो थीम मैं बता देती हूँ। सशक्त नारी सशक्त भारत, सशक्त नारी एंड सशक्त भारत जो है यहाँ पे थीम है। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो है इसका फॉर्मेशन एक एक्ट से हुआ था, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेंस एक्ट 1990 में पास हुआ था और 1992 में इस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी मेड द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया जाएगा? विशाखापत्तनम को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। According to the budget 2023, what is the revised average processing time for the ITR? जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके लिए एवरेज प्रोसेसिंग जो टाइम होता है उसको रिवाइज किया गया है। कितना? 16 डेज। पहले कितना था तो आप उसे भी देख लेते हैं। पहले 93 डेज था, अब इसे 16 डेज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में अनाउंस किया गया है। हाउ मच मनी हैव बीन allocated to revamp the credit guarantee scheme for the MSME in budget? तो बजट में MSME के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये बात मैंने बजट में आपको डिस्कस की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। As per the recent RBI study, which state received the highest GST compensation from the center? तो यहाँ पे RBI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जिसको हाईएस्ट GST कंपनसेशन मिला है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। 2017 में जब GST को लगाया गया था तो यही शर्त राज्यों के सामने रखी गई थी कि राज्य पहले अलग अपना टैक्स वसूलते थे। GST लगने के बाद क्या होगा? सारा पैसा जो है वो सेंट्रल के पास आ जाएगा, तो राज्यों को टैक्स वसूलने में घाटा होगा। तो सरकार ने कहा था कि 5 सालों तक जो भी अंतर आता है, डिफरेंस आता है, तो कंपनसेशन हम राज्यों को करेंगे। तो उसी कंपनसेशन के बारे में बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय द RBI, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु और पंजाब, ये आपके हाईएस्ट स्टेट हैं जिनको टॉप GST कंपनसेशन मिला है ड्यूरिंग द 5-year ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम 2017 टू 2022। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ टोटल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन 2019-20 कंपेयर टू द प्रीवियस सर्वे? तो हमने देखा है इंक्रीमेंट हुआ है इनरोलमेंट स्कूल में, PG UG और सब चीज़ों के लिए आपके इनरोलमेंट बढ़े हैं कॉलेजेस में, राइट? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सोलिगा, सोलिगा इकरीनाटा, सोलिगा इकरीनाटा विच वॉज नेम्ड आफ्टर द सोलिगा कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्पीसीज? तो सोलिगा किसका नाम रखा गया है? एक कम्युनिटी के नाम पर। तो ये है आपका वास्प, तितैया भी बोलते शायद इसको, ततैया है ना हिंदी में, बड़ी जो मधुमक्खी होती है वो, उसका नाम यहाँ पे रखा गया है। और ये जो सोलिगा कम्युनिटी है बेसिकली ये आपकी बिलीगिरी रंगन हिल्स कर्नाटका में ये कम्युनिटी आपको पाई जाती है, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो एक और चीज़ यहाँ पे हुई है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो स्लॉथ बियर थे उनका रिलोकेशन करने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है वो हम समझ लेते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में सक्सेसफुली टाइगर को रिलोकेट किया गया है, री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो टाइगर के री इंट्रोड्यूस होने के कारण जो स्लॉथ बियर हैं उनको अलग जगह पे अलग रिजर्व में जो है वो रिलोकेट करने का काम किया जा रहा है।
अरावली हिल्स अल्बर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व मिलेगा। 1955 में वाइल्ड लाइफ रिजर्व बना था, देन 1978 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड विच सक्सेसफुली रिलोकेटेड टाइगर। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो स्लॉथ बियर को यहाँ से अब दूसरे रिजर्व में पहुंचाया जा रहा है, रिलोकेशन का काम हो रहा है। Footwear manufacturer and designer Puma India has signed whom as its new brand ambassador। तो Puma India ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरमनप्रीत कौर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑनलाइन पोल। तो ऑनलाइन पोल में किस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड रिपब्लिक डे में मिला है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र इन ऑनलाइन पोल। ठीक है ना कि पैनल के जजमेंट के अकॉर्डिंगली। तो जो भी आंसर होगा हमें कमेंट में देना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।